अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और आज का हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके फाइनल टर्म में एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का, तो उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक जो है वो स्टार्ट की थी और हमने ये कहा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपकी प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करता है। आपके माइंड में ये होता है कि आपने जो ड्यूरिंग द कोडिंग आपने जो एरर्स जो है वो जो एरर्स अनकवर रह गए हैं उनको आपने जो है वो रिवील करना होता है, तो इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। इसकी डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स होती हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है और आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में जो उसका एक्सपेंस है या उसकी कॉस्ट है या उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम से कम 30 to 40% आपको कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे और आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अगर डिलीवर कर देंगे अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, तो उसके बाद अगर एरर्स आते हैं तो उसको रिमूव करते हुए आपकी कॉस्ट इवन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट से भी बढ़ सकती है। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो एक क्रिटिकल आपका एलिमेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सिर्फ़ और सिर्फ एरर्स को ही आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं बना, इसके अलावा आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है और क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से उनको ये फुलफ़िल कर रहा है। तो टेस्टिंग सिर्फ एरर्स को आइडेंटिफाई करने का नाम ही नहीं होता, बल्कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर आपने सॉफ्टवेयर को बनाया है या उसकी परफॉर्मेंस है या क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक ही आप इसको चेक करते हैं। फिर एक और डिबेट होती है कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कौन परफॉर्म करे। तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो है वो इन फैक्ट हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो डेवलपर जो है वो खुद टेस्टिंग परफॉर्म करे या इंडिपेंडेंट टेस्टर से भी आप कर सकते हैं। तो इस डिबेट में हमने देखा था कि अगर डेवलपर से करवाएं तो वो जेंटली जो है ये परफॉर्म करता है, उसके माइंड में ये होती है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने चूँकि प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो वो जल्दी जल्दी जो एरर्स होते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट एरर्स होते हैं, उनको वो आइडेंटिफाई करके उसको जो है डीबग करके वो डिलीवर कर देता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट टेस्टर की बात करते हैं तो उसके माइंड में क्वालिटी होती है रादर देन के डिलीवरी। तो वो सबसे पहले क्या करता है, सिस्टम को अच्छे तरीके से लर्न करता है जो किसी ने बनाया हुआ है, तो और फिर उसकी जो एरर्स होते हैं, चाहे वो मैक्रो लेवल के हैं चाहे वो माइक्रो लेवल के हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इवन के आपके प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है वो भी लेट हो सकती है। तो हम रिकमेंड करते हैं, इंडस्ट्री ये रिकमेंड करती है कि जब भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग परफॉर्म हो तो वो एक इंडिपेंडेंट टेस्टर के थ्रू ही होनी चाहिए। टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एन एरर, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने ऐसे टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने हैं जो कि जिनकी हायर प्रोबेबिलिटी हो फाइंडिंग द एरर्स, और जो कि ऐसे एरर्स हैं जो कि पहले से रिवील नहीं हुए। और तीसरी जो है कि वो आप थोड़े से टेस्ट में मैक्सिमम जो है एरर्स को डिस्कवर कर लें। तो इसको हमारे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स इसको जो है वो कहा जाता है। टेस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो स्मॉल लेवल से स्टार्ट करते हैं और लार्ज लेवल तक इसको लेके जाते हैं। और एट्रीब्यूट्स हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी हो फाइंडिंग द एरर्स, और नॉट रिडंडेंट हो, मतलब उसकी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही वो सिंपल होने चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तो एक गुड टेस्ट के ये एट्रीब्यूट्स होते हैं।
एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की तरफ नहीं जाना हमने, क्योंकि अगर आप एक लूप को भी टेस्ट करते हैं और आप अपने माइंड में ये अगर आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव है कि इस लूप में जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ जितनी भी वैल्यूज़ इसमें आनी हो सकती हैं, अगर हम उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लूप में 10 रेज़ पावर 14 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 10 रेज़ पावर 14 का मतलब है कि 10 के साथ 14 और सिफर लगे हों तो इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर इतनी पॉसिबिलिटीज़ को हम एक्सरसाइज करना चाहें तो इतने साल लग सकते हैं। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग से हमने जो है वो उसको एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की तरफ नहीं लेके जाना, हमने स्मार्ट वर्किंग करनी है। हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड पाथ की तरफ जाते हैं और सिलेक्टेड पाथ में सिलेक्टेड इनपुट के थ्रू हम एक्सरसाइज कर लेते हैं कि क्या हम हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर भी ये लूप जो है वो सही चलेगा। ये टेस्ट केसेस का डेफिनेशन लिखी हुई है। टेस्ट केसेस जो होती हैं वो बेसिकली आपकी इनपुट्स होती हैं, प्री कंडीशंस होती हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स होती हैं। और टेस्ट केसेस में जब हम परफॉर्म करते हैं तो अगर हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स से डिफरेंट रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो बेसिकली एरर्स होते हैं। उसकी आप एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो एरर्स हैं और उसको करेक्ट किया जाए। तो टेस्ट केसेस से हमें हमारे जो सॉफ्टवेयर के जो एरर्स होते हैं वो अनकवर होते हैं। यहाँ पर एक स्पाइडर की एग्जांपल दी गई थी कि स्पाइडर जो है वो अपना नेट जब बुनता है तो नेट में से कई ऐसे जो उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं उसको पता होता है वो स्टिकी नहीं होते, वो चिपकते नहीं हैं, क्योंकि उसी के ऊपर ट्रैवल करके उसने अपने शिकार को करना होता है। बाकी जितने भी उसके थ्रेड्स होते हैं वो चिपकने वाले होते हैं, स्टिकी होते हैं, उसमें शिकार उसका फंस जाता है। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई शिकार फंस भी जाता है तो मकड़ी जो है वो फौरी तौर पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है। तो वो कैसे ट्रैवल करती है कि उसने उसमें ऐसे थ्रेड्स भी छोड़े होते हैं जो स्टिकी नहीं होते और उसको पता होता है कि इन्हीं थ्रेड्स के ऊपर उसने ट्रैवल करके अपने शिकार को जो है वो कैप्चर करना है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मकड़ी अगर भूल जाए कि उसके जो इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं या ऐसे थ्रेड्स हैं जो कि स्टिकी नहीं है, अगर वो भूल जाए तो वो अपने ही बाकी थ्रेड्स में जो है जो वो स्टिकी होते हैं उसी में जो है वो उलझ के अपने ही जाल में फंस जाती है। तो इस चीज़ को लेके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या किया गया, इंडिपेंडेंट पाथ्स का कॉन्सेप्ट आया कि हम इंडिपेंडेंट पाथ्स को अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि बाकी पाथ्स भी जो है वो सही वर्किंग कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट पाथ्स को हम आगे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। इसमें जो है सबसे पहले आ जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स, अगर हम एक बॉक्स को देखें जो कि ब्लैक है तो हमें उसका इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, उसकी इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा गया है। टेस्ट्स आर कंडक्टेड एट द सॉफ्टवेयर इंटरफेस। तो सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेस के ऊपर, जैसे कोई बटन को आपने जो है उसका टेस्ट परफॉर्म कर लिया, टेक्स्ट फील्ड्स का कर लिया, इसके अलावा आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू का कर लिया, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आपके इंटरफेस पे, सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पे अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। चेक वेदर इनपुट्स आउटपुट्स एंड फंक्शंस आर प्रॉपरली वर्क। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम सिस्टम को इनपुट दे के देखते हैं कि क्या वो आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे रहा है कि नहीं दे रहा। इट पेज लिटल रिगार्ड टू द इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इसके इंटरनल जो हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशंस हैं या हमारे पास लूप्स हैं
लूप्स भी आगे आपको पता है कि फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है। ये वो वाले लूप्स हैं जो कि आप अपने अमूमन प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो हमारी इंटेंशन लूप्स को जो है वो एक्सरसाइज करने में नहीं होती, वो वाइट बॉक्स में होती है। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर के जो इंटरफेसेस होती हैं, हम उसी को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो इन फैक्ट क्लोजली एग्जामिन द प्रोसीजरल डिटेल। तो प्रोसीजरल डिटेल क्या है कि आपके आपकी प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे इफ एल्स हो गई, लूप्स वगैरह हो गए, तो उसको हम चेक करते हैं। और आपके फंक्शंस हो गए, उसको हम चेक करते हैं वाइट बॉक्स में। तो वाइट बॉक्स का मतलब है कि आप उसकी इंटरनल डिटेल को जो है वो एक दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं। लॉजिकल पाथ्स आर थॉरोली टेस्टेड। तो लॉजिकल पाथ कौन से होते हैं? इफ़ एल्स, अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें दो लॉजिकल पाथ्स बन रहे हैं कि इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो एक और पाथ बनता है, और अगर एल्स की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक और पाथ बनता है। तो इनको हम लॉजिकल पाथ्स कहते हैं। ये आपके सामने वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इधर जो है वो मूव करेंगे, और अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पर हम फॉल्स करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम फॉल करेंगे। तो इसको कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग, और इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो ये एक इमेज से भी आपको जो है काफ़ी समझ आ रही है कि इसमें हम इंटरफेस की टेस्टिंग नहीं कर रहे, हम लॉजिकल पाथ्स की जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इंडिपेंडेंट पाथ्स को जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो इंडिपेंडेंट पाथ्स कौन से होते हैं? जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल एक ऐसा पाथ है जो कि ये एक्सरसाइज करके आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो एक ऐसा पाथ जो इनपुट लेता है और आउटपुट जनरेट कर देता है, वो एक इंडिपेंडेंट पाथ होता है। तो इंडिपेंडेंट पाथ आगे हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में भी देखेंगे। एक्सरसाइज ऑल द लॉजिकल डिसीजंस ऑन देयर ट्रू एंड फॉल्स साइड। तो अगर हमने इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को देखना है तो इफ़ की कंडीशन को हम एक दफ़ा ट्रू भी करेंगे और एक दफ़ा फॉल्स भी करेंगे। तो जब हम इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट को एक दफ़ा ट्रू किया एक इनपुट देके और एक इनपुट देके फॉल्स किया, तो हमने उसके दोनों लॉजिकल पाथ्स को एक्सरसाइज कर लिया। एग्जीक्यूट ऑल द लूप्स एट देयर बाउंड्रीज एंड विद इन देयर ऑपरेशनल बाउंड्स। तो यहाँ पर बाउंड्रीज़ की बात की गई है। तो इसकी मैंने पहले भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, वो ये थी कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर आपके सिस्टम का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं। जैसे आपका एक एज कैलकुलेटर है, तो एज कैलकुलेटर के अंदर लेट्स सपोज अगर आपने एक लूप इस्तेमाल किया हुआ है या फॉर लूप किया हुआ है या आपने जो है डू वाइल किया हुआ है, वट जो भी आपकी लॉजिक है, तो अगर हमने उस लूप को एक्सरसाइज करना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि एज कैलकुलेटर में अमूमन 1 से लेके 120 वैल्यूज़ तक जो है उसके अंदर जो है आप इनपुट कर सकते हैं। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि 1 से लेके 120 तक सारी वैल्यूज़ को एक्सरसाइज करें। तो अगर हम इस तरह करते हैं तो वो हमारी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होगी। हमने तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं करनी, हमने तो स्मार्ट वर्किंग करनी है। तो स्मार्ट वर्किंग में हम करते हैं कि 3 या 4 ऐसी इनपुट्स को जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें हम बाउंड्री वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 0 को इनपुट करेंगे तो 0 इनपुट से आपके सिस्टम का बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए। क्यों चेंज हो जाना चाहिए? क्योंकि 0 तो किसी की जो है वो डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो 0 के ऊपर आपका सिस्टम एरर जनरेट करे। इसी तरह 121 जो है, आल्दो के 121 साल भी किसी की एज हो सकती है, लेकिन आपकी एज के कैलकुलेटर में 120 की अगर लिमिट है तो आप 121 देखें तो आपके सिस्टम का बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए। तो चेंज होने से ये होगा कि आप जो है आपका सिस्टम टेस्ट हो जाएगा।
इसके अलावा आप कौन कौन सी इनपुट दे के चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनपुट 1 से लेके अगर जो है 10 तक है तो आप साथ एक मेंशन कर सकते हैं कि ये एक चिल्ड्रन है, तो 1 वैल्यू हो गई और एक 10 वैल्यू हो गई, तो ये बाउंड्री की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह अडल्ट्स की भी आप वैल्यूज़ को कर सकते हैं। तो आपके पास एक सेट बन जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी बाउंड्री वैल्यूज़ हैं जिससे आपका सिस्टम चेंज हो सकता है और कौन सी ऐसी सक्सेसफुल वैल्यूज़ हैं जिसमें आपका जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली आउटपुट दे। तो इस तरीके से हम जो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो है वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर टू इंश्योर देयर वैलिडिटी। तो इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर भी जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम परफॉर्म करते हैं। बेसिक पाथ टेस्टिंग वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ड्राइव ए लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मेजर, ये अभी हम करने जा रहे हैं। इसमें साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। डिफाइन अ बेसिक सेट ऑफ एग्जीक्यूशन पाथ्स, तो हमने एग्जीक्यूशन पाथ्स अभी इंडिपेंडेंट पाथ्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आप उसको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से फिर हम टेस्ट केसेस को जो है वो यहाँ से हम बनाते हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ्स होते हैं। तो इंडिपेंडेंट पाथ्स आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं। हमारे पास ये अभी मैं दोबारा इन स्लाइड्स के ऊपर वापस आऊँगा। हमारे पास एक साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो कि हमने कैलकुलेट करनी होती है। आपके फाइनल टर्म में एक क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड है जिसमें आपको एक ग्राफ दिया होगा या फ़्लो चार्ट दिया होगा या फ़्लो ग्राफ दिया गया होगा। उसकी मदद से आपने उसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो आज हम उसकी पहली एग्जांपल देखते हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि आपने अपने फाइनल टर्म के पेपर में उसको जो है वो मेजर करना होगा। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले हम इसकी डायग्राम को हम देख लेते हैं। आपके सामने ये एक डायग्राम है, ये हमारा एक फ़्लो ग्राफ है। अभी फ़्लो चार्ट और फ़्लो ग्राफ के अंदर डिफरेंस जो है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली ये हमारे नोड्स हैं। ये इसके अंदर कोई भी प्रोसीजरल जो है वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, C++ में लिखी हो सकती हैं या आपकी जावा में लिखी हो सकती हैं। ये फ़्लो ग्राफ कैसे बनता है, ये बेसिकली आपके पास ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। आप जस्ट इसकी जो है वो जो भी सोर्स कोड है अगर आप उस टूल में देते हैं तो वो टूल फौरी तौर पे आपको इस तरह का ग्राफ जो है वो जनरेट कर देता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑनलाइन इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि किस तरीके से आप जो है वो कोड से फ़्लो ग्राफ बना सकते हैं। तो कोड से जब आप फ़्लो ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपका बनता है। तो इसकी बैकएंड के ऊपर कोड अवेलेबल है, लेकिन चूँकि बुक में ये कोड अभी मेंशन नहीं हुआ कि किस कोड का ये फ़्लो ग्राफ है। लेकिन हमेशा फ़्लो ग्राफ जब हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके बैकएंड पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, चाहे वो C++ हो चाहे वो जावा हो। तो आपके सामने ये एक फ़्लो ग्राफ है। इसमें सबसे पहले हम एजेस देखते हैं। तो एजेस यहाँ पर हमने 11 आइडेंटिफाई की हैं। तो कैसे एजेस 11 है, हमारे पास सबसे पहला एज ये है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो हमारे पास ये कितने एजेस हो गए, 11 एजेस हो गए। इसके अलावा हमारे पास नोड्स कितने हो गए, तो ये एक हमारा एक नोड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हमारे पास 9 नोड्स हो गए। तो N स्टैंड फॉर नोड, E स्टैंड फॉर एजेस। तो अब हमारे पास प्रेडिकेट नोड्स। तो प्रेडिकेट नोड्स कौन से होते हैं, जो फर्दर आगे जो है वो जिसकी कंडीशंस होती हैं। जैसे 6 है, 6 एक प्रेडिकेट नोड है। कहाँ से पता लगा कि 6 से आप 7 पे भी जा सकते हैं और 6 से 8 पे भी जा सकते हैं।
तो माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पर हो सकता है कोई इफ़ एल्स की कंडीशन हो या कोई लूप हो कि ट्रू होने की सूरत में ये वाला पाथ एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होने की सूरत में ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो एक ये हमारा प्रेडिकेट नोड हो गया, P स्टैंड फॉर प्रेडिकेट नोड, और एक हमारा ये प्रेडिकेट नोड हो गया। यहाँ से हमारे पास दो प्रोसीजर्स निकल रहे हैं, तो एक ये प्रेडिकेट हो गया और एक ये प्रेडिकेट हो गया। और हमारे पास एक और प्रेडिकेट नोड हो गया 1। ये कैसे पता लगा? देखें, एक यहाँ से कंडीशन निकल रही है और एक यहाँ से कंडीशन निकल रही है, तो हमारे पास 3 प्रेडिकेट नोड्स हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नोड क्यों नहीं प्रेडिकेट है? तो इस नोड से एक तो डिसीजन हो रहा है लेकिन दूसरा तो हो ही नहीं रहा। इसके अलावा 9 भी जो है, एक जो है उससे कंडीशन निकल रही है, दूसरी तो निकल ही नहीं रही। इसके अलावा 8 है, 8 से भी एक निकल रही है तो दूसरी नहीं निकल रही। तो हमारे पास जो प्रेडिकेट नोड्स हैं वो इन फैक्ट हमारे पास जो है वो 3 हैं। इसके अलावा हम रीजन्स की बात करते हैं, तो ये एक रीजन है। ये देखें, ये एक यहाँ से ये एक बाउंडेड रीजन है, क्योंकि ये यहाँ से रीजन स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। इसी तरह हमारे पास एक ये रीजन है, इसको R2 कह दिया। एक हमारे पास ये रीजन है, ये देखें, और एक हमारा आउटर रीजन है। ये देखें, यहाँ से हमारा एक रीजन आता है और ये यहाँ तक जाता है। तो हम टोटल देखें तो हमारे पास कितने रीजन्स हो गए? हमारे पास 4 रीजन्स हो गए। तो हमारे पास फार्मूला होता है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का। एक फार्मूला ये होता है कि एजेस माइनस n प्लस 2। तो एजेस हमारे पास इस वक्त कितनी है? 11 है, और नोड हमारे पास कितने हैं? 9 है। तो प्लस 2, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसको कहते हैं जी प्रेडिकेट प्लस 1। तो प्रेडिकेट हमारे पास 3 हैं और ये 1, तो ये टोटल 4 हो गया। तो रीजन्स हमारे 4 हैं। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। ये 3 फार्मूले मिलके एक ही आंसर देने चाहिए। तो जब आपके पेपर में मैंने आपको इस तरह का फ़्लो ग्राफ दिया होगा, आपने उसके एजेस आइडेंटिफाई करने होंगे, फिर आपने उसके नोड्स आइडेंटिफाई करने होंगे, प्रेडिकेट नोड आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके रीजन्स करने होंगे। तो इन सब का आंसर सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये फार्मूले के तहत जो है वो सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट पाथ्स की। जो लेक्चर के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट पाथ्स कौन से होते हैं। तो इंडिपेंडेंट पाथ्स वो होते हैं जिसमें जो एक इनपुट लेते हैं और आउटपुट जनरेट करते हैं। तो हम देखते हैं जी, सबसे पहला इंडिपेंडेंट पाथ जो है वो हमारा 1 से लेके 11 तक है। तो कैसे पता लगा? यहाँ हम इनपुट जनरेट करते हैं और आउटपुट यहाँ से हमारी आ जाती है। तो हमारा पहला इंडिपेंडेंट पाथ कौन सा हुआ? 1 से 11 का हुआ। हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट पाथ कौन सा हुआ? हमारे पास दूसरा इंडिपेंडेंट पाथ ये है कि यहाँ पर हम इसको इनपुट देंगे। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने इनपुट दी, तो इनपुट यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, और फिर दोबारा यहाँ पर आके ये आउटपुट जनरेट हो गई। तो हमारे पास एक और इंडिपेंडेंट पाथ हो गया जिसमें हमने इनपुट दी और हमारी आउटपुट जनरेट हो गई। तीसरा हम पाथ देखते हैं कि तीसरा पाथ हमारे पास कौन सा आता है। तो तीसरा पाथ ये है कि यहाँ से इनपुट आई, यहाँ पर इनपुट गई, यहाँ पर इनपुट गई, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, और यहाँ से इनपुट आती हुई फिर आउटपुट जनरेट हो गई। तो हमारा इंडिपेंडेंट पाथ क्या हुआ कि 1 से लेके 2 तक आए, 2 3 है, 3 से फिर हम 6 की तरफ गए, 6 से 8 की तरफ, 8 से 9, 9 से 10, 10 से फिर 1, और 1 से फिर 11 आए। तो ये हमारा पाथ नंबर 3 हो गया। इसी तरह हमारा पाथ नंबर 4 है। तो ये इंडिपेंडेंट पाथ हमारे पास कैसे आया? 1 से हम 2 पर गए, 2 से 3 पे गए, 3 से हम 6 पे आए, 6 से हम 7 पे, 7 9, 9 से 10 पे, 10 से 1, और 1 से 11। तो ये हमारा पाथ नंबर 4 हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं। तो अब आपके सामने ये हो गया कि आपके टोटल आपका जो कोड था उसको हमने क्या किया, उसको हमने
एक फ़्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब फ़्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी टूल्स अवेलेबल होते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। मैं एक कोड को लूँगा, उसको मैं उस किसी भी टूल में जो है वो पेस्ट करूँगा, उसके बाद फ़्लो ग्राफ बन जाएगा। जब फ़्लो ग्राफ बन जाएगा तो फिर उसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हम क्यों जो है वो कैलकुलेट करते हैं और इसका हमें बेनिफिट क्या होता है। तो पहली बात तो ये है कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी उतने आपके सॉफ्टवेयर के जो एरर्स हैं वो कम होंगे। ये आपके सामने एक इंडस्ट्री की एग्जांपल है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ये एग्जांपल है। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री स्टडीज़ हैव इंडिकेट दैट द हायर VG, ये आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है। ये वो वाले फार्मूला है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इम्प्लीमेंट किया था फ़्लो ग्राफ के ऊपर। द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स, हमारा तो 4 आया ना, 4 अगर किसी का 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, तो वो जितना ज़्यादा वैल्यूज़ आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सॉफ्टवेयर में एरर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं। वो इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से पहले, अभी हमने टेस्टिंग परफॉर्म करना शुरू नहीं की, हमें पहले ही पता लग जाता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एरर्स की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, फिर हम टेस्टिंग किए बगैर जो प्रोग्रामर होता है उसको हम वापस भेज देते हैं कोडिंग। उसको कहते हैं ठीक है ये चल तो रहा है, लेकिन आप इसके जो लूप हैं या उसकी प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करें। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि लूप के अंदर अगर लूप इस्तेमाल हुआ है तो आप कोशिश करें कि उसको कहें कि ये एक ऐसी लॉजिक से आप सिर्फ एक लूप से ही काम चलाएं, क्योंकि अगर लूप के अंदर लूप आ जाएगा तो हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट पाथ्स बढ़ जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ जाएंगे, रीजन्स बढ़ जाएंगे। तो रीजन्स और नोड्स के बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। उसके बढ़ने से हमें क्या पता लगेगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो एरर्स की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ्स आ गए कि जी ये वो वाले पाथ्स हैं जिसके ऊपर हम कोई भी इनपुट देंगे तो आउटपुट जनरेट हो जाएगी। तो इन इंडिपेंडेंट पाथ्स को देखते हुए हम टेस्ट केसेस को जो है वो डिज़ाइन करते हैं और टेस्ट केसेस में हम इनपुट्स को सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी हम ऐसी इनपुट दें। पहले इस पाथ के ऊपर इनपुट दे के चेक कर लेते हैं कि क्या ये पाथ सही चल रहा है। फिर इस पाथ के ऊपर हम इनपुट दे के चेक करते हैं क्या ये सही चल रहा है। इसी तरह बाकी जो इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं, अगर हम उसके ऊपर इनपुट जो है दे के देखते हैं कि आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के मुताबिक है तो फिर ठीक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हमें वो पाथ्स को हमें दोबारा जो है वो देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ पर मिस्टेक है। और इन सारे पाथ्स के लिए हम नंबर ऑफ़ इनपुट्स भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि कौन कौन सी इनपुट जो है वो इन नंबर ऑफ़ जो इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं उसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी। तो अगर इन पाथ्स, ये जो हमारे अभी 4 पाथ्स हैं इस कोड के, तो अगर ये जो 4 पाथ्स हैं अगर अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हो जाते हैं कुछ इनपुट्स के ऊपर, तो इसका मतलब है कि बाकी इनपुट के ऊपर भी ये सही चलेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे। तो इस तरीके से हम स्मार्ट वर्किंग करते हैं। तो ये मैंने आपको एक समरी आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। तो पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको इस तरह का एक ग्राफ बना मिलेगा, ये फ़्लो ग्राफ। तो उसके अंदर फिर आपने नंबर ऑफ़ एजेस, नंबर ऑफ़ नोड्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उसमें आपने नंबर ऑफ़
प्रेडिकेट नोड्स, रीजन्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होगी, उसके इंडिपेंडेंट पाथ आइडेंटिफाई करने होंगे और नीचे रिमार्क्स लिखने होंगे कि आप इस तरह की साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे फाइंड आउट किया, मतलब आपके लिहाज से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कम कॉम्प्लेक्स है, एरर्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कम है। तो इस तरीके से आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, इसको आपने एक्सरसाइज करना है। तो अब हम देख लेते हैं जी, जो हमने चीज़ें स्किप की थी उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास एक फ्लो ग्राफ की नोटेशन होती है और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होता है हमारा। फ्लो ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में जो नोटेशन होती है वो नोड कहलाती है। ये हमारे पास एजेस होते हैं, एरिया बाउंडेड बाय एजेस एंड नोड्स आर कॉल्ड रीजन्स। एरिया आउटसाइड द ग्राफ इज़ आल्सो ए रीजन, जो हमने आइडेंटिफाई किया था। और प्रेडिकेट नोड वो होता है जिसकी कंडीशंस होती हैं। फ्लो ग्राफ फंडामेंटल्स, तो फ्लो ग्राफ के फंडामेंटल्स क्या हैं? द फ्लो ग्राफ इज़ समवट सिमिलर टू ए फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट से मिलता जुलता होता है फ्लो ग्राफ। देर आर नोड्स, इन नोड्स को हम वर्टिसेस भी कहते हैं। असाइनमेंट एंड प्रोसीजरल कॉल स्टेटमेंट्स, प्री कंडीशंस। प्रेडिकेट नोड्स में हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड और हो सकता है, इसमें इफ एल्स भी हो सकता है, इसमें एंड इफ हो सकता है, एंड वाइल हो सकता है, एंड केस भी इसमें आ सकते हैं। ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ नोड्स कैन बी कंबाइंड इनटू वन नोड। तो हम इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर सीक्वेंशली नोड आ रहे हैं तो उसको हम मर्ज करके एक नोड भी बना सकते हैं। अब आपके सामने फ़्लो चार्ट और फ्लो ग्राफ के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास डायमंड की फॉर्म में यहाँ पर पहला नोड नज़र आ रहा है, ये सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर 2 और 3 जो है, आल्दो के वो एक ही सीक्वेंस में है, लेकिन उन्होंने इसमें मर्ज कर दिया हुआ है। फ्लो ग्राफ में इसको मर्ज कर देते हैं। और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लो ग्राफ से ही जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ़्लो ग्राफ के अंदर जो है वो आपने कई चीज़ों को मर्ज किया होता है। इसी तरह आपके पास 4 और 5 जो है वो एक ही सीक्वेंस में है, ये दोनों रेक्टेंगल एक ही सीक्वेंस में है। तो फ़्लो ग्राफ क्या करता है कि इसी एक ही सीक्वेंस को मर्ज करके एक नोड बना देता है। तो ये हमारे पास 2 ऐसे नोड्स हैं जो कि मर्ज होकर आ गए हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज सॉफ्टवेयर मैट्रिक that provides a quantitative measures of the logical complexity of the program। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक है, हमारे पास एक जो है पैरामीटर है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। इट डिफाइंस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स इन द बेसिस सेट एंड अपर बाउंड ऑन द नंबर ऑफ द टेस्ट दैट नीड टू बी मेड। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं कि इंडिपेंडेंट पाथ्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी अपर और लिमिट्स को जो है उसके जो है वो इनपुट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सरसाइज करते हैं। इंडिपेंडेंट पाथ, एनी पाथ थ्रू द प्रोग्राम दैट इंट्रोड्यूसेस एट लीस्ट वन न्यू सेट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट ऐसे पाथ होते हैं जिसमें आप एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसकी प्रोसीजरल स्टेटमेंट होती है और आउटपुट जनरेट करते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के 3 फार्मूले हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रीजन्स हैं, ये नंबर ऑफ़ एजेस हैं, ये नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रेडिकेट नोड्स हैं। तो कीपिंग इन माइंड इन सारे जितने भी हमारे पास होते हैं फार्मूले, ये 3 किस्म के फार्मूले हैं, ये तीनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो इस लिहाज से फिर हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है जो वो कैलकुलेट करते हैं। ये हमने अभी कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट में हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है सिर्फ इंटरफेस की टेस्टिंग, फोकसेस ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। तो ब्लैक बॉक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी आपका सिस्टम किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर जो है ये परफॉर्म होती है।
It is a complementary approach of white box technique and uncover a different class of errors. तो ये complementary है, white box को support करता है. वाइट बॉक्स तो इंटरनल प्रोसीजर्स को देखता है, जबकि ब्लैक बॉक्स जो होता है वो इंटरफेस को की टेस्टिंग परफॉर्म करता है. इट इज़ अप्लाइड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ द टेस्टिंग. तो ब्लैक बॉक्स को हमेशा एंड पे करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने अपने इंटरफेस की टेस्टिंग करनी होती है. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से हमें जो है ये हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से आउटपुट मिल रही है, हम रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं, हम इवेंट्स को देख रहे हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कौन कौन से एरर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शंस. कि अगर हमने एक बटन को क्लिक किया है तो बटन अगर फंक्शन कर ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा, तो वो फौरी तौर पे उसको रिपोर्ट किया जाता है. इंटरफेस एरर्स, मतलब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक लिंक को क्लिक किया तो दूसरा जो है हमारे पास विंडो ओपन हो जानी चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही. डाटा स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस के आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सॉफ्टवेयर किसी क्लाउड के साथ अटैच हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर वो एरर जनरेट कर रहा है तो वो फौरी तौर पे आप रिपोर्ट करेंगे. परफॉर्मेंस एरर्स भी यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाते हैं. कैसे होते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ से पता लग जाती है कि आपने अगर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कितनी देर में आपका सिस्टम उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है. इनिशलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर्स, तो किस तरीके से आप अपने सिस्टम को इनिशलाइज करते हैं और एरर्स की टर्मिनेशन किस तरीके से होती है. तो हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के और भी मेथड्स होते हैं. अगर आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जो एमएस में अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स का अगर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, कंपैरिजन टेस्टिंग है. तो ये काफ़ी टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो कि वो एमएस लेवल पे पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन कौन सी इस वक्त अवेलेबल है. और इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम में आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन रखा हुआ है जिसकी हमने आज एक्सरसाइज की. टेक केयर.